यूरोप में आखिर चल क्या रहा है? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बताया कि उनकी सरकार ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग समझौता निलंबित किया है। अब तक अति दक्षिणपंथी सरकार यूरोप में इजराइल के सबसे करीबी समर्थकों में से एक रही है। यूरोप में उन्हें ट्रंप की करीबी सहयोगी माना जाता था, लेकिन उन्होंने ईरान से युद्ध के फैसले की निंदा की है। यूरोप में लोग शांति चाहते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि उनकी चाही शांति युद्ध से भी बुरी है। आपका एक दुश्मन है जो बुराई का सार है। और खास तौर पर आज हम जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें इस हफ्ते पहले ट्रंप विस्परर कहा जाता था और वे इजराइल की बहुत बड़ी मित्र थीं। और इस हफ्ते एक एक करके उन्होंने सच में दोनों देशों के खिलाफ रुख अपना लिया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मेरी प्रिय मित्र और सहयोगी फियामा नियरेनस्टीन, जो न केवल आतंकवाद, मध्य पूर्व और यहूदी विरोध की विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने कई वर्षों तक इटली की संसद की विदेश मामलों और रक्षा समिति की उपाध्यक्ष के रूप में सेवा दी है। तो वो इटली की राजनीति को भली भांति जानती हैं और मेलोनी को व्यक्तिगत रूप से भी जानती हैं। फियामा, स्वागत है। और मैं आपसे सच में पूछना चाहूंगी, आखिर चल क्या रहा है? मेरा मतलब है, इस हफ्ते मेलोनी ने कुछ काम किए, कुछ बातें कही और उन्होंने सच में ट्रंप को बहुत नाराज कर दिया। देखो रूथी, कुछ खास और कुछ सामान्य घटनाएं हैं जो इस स्थिति को परिभाषित करती हैं, और सिर्फ इसी वजह से ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की स्थिति से जुड़ता है। ट्रंप के साथ संबंध, यहूदियों और इजराइल के साथ खास रिश्ता, और साथ ही यहूदी विरोधी भावना से भी। और ये एक व्यक्ति से जुड़ता है, एक महिला से, एक युवा महिला से, जो आज तक शांत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इजराइल और पश्चिमी दुनिया के साथ संबंधों के बारे में एक संतुलित व्यक्तित्व रही हैं। तो मान लीजिए कि हाल की घटनाएं ट्रंप, पोप, इटली और यूरोप को जोड़ती हैं। ट्रंप और पोप के साथ क्या हुआ? पोप ने एक भाषण दिया जहां, जैसा कि कई पोप करते हैं, उन्होंने शांति के लिए प्रार्थना की। शांति की प्रार्थना युद्ध शुरू करने वालों पर हमला करती है, लेकिन किस तरह का युद्ध? वो कहते हैं उपनिवेशवादी युद्ध। इससे ट्रंप बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और आप जानते हैं, असल में जब आप उपनिवेशवादी युद्ध कहते हैं तो ये युद्ध के प्रति कोई खास सहानुभूति नहीं दिखाता। ये सिर्फ किसी भी युद्ध करने वाले की सामान्य निंदा नहीं है, ये एक विशेष निंदा है, और ट्रंप इसे इसी तरह लेते हैं। उन्होंने पोप को जवाब देने के साथ उन पर हमला भी किया और पूछा, आप इन बातों को कितना समझते हैं? बस प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो और राजनीति में दखल मत दो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसे आप नहीं समझते। वो ये बात बहुत सख्त तरीके से कहते हैं। और आप जानते हैं कि कैथलिकों के लिए पोप अचूक होते हैं, जिसका मतलब है कि पोप की परिभाषा के अनुसार पोप कभी गलत नहीं हो सकते। अचूक व्यक्ति कभी गलती नहीं कर सकता। तो पूरे ईसाई जगत में एक बड़ी प्रतिक्रिया और क्रांति होती है, सिर्फ इटली में ही नहीं, जो सबसे प्रमुख कैथोलिक देश है। रोम में वेटिकन है, लेकिन पूरे यूरोप में और सभी कैथोलिकों में और दुनिया के अन्य ईसाइयों के एक हिस्से में भी हर कोई प्रतिक्रिया देता है, पोप का बचाव करता है और ट्रंप पर हमला करता है, क्योंकि यूरोप और दुनिया में लोग ट्रंप पर हमला करने का मौका ढूंढते हैं, और ये अच्छा मौका है। जॉर्जिया मेलोनी एक दिन इंतजार करती हैं और फिर इस बारे में सोचती हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, वास्तव में उनका ट्रंप के साथ खासा अच्छा रिश्ता था, और फिर वो प्रतिक्रिया देती हैं। वो सबसे कैथोलिक देश की प्रधानमंत्री हैं और वो कहती हैं कि उन्हें ये बेहद अनुचित और गलत लगता है। और जो भी हो, जिस तरह से ट्रंप ने हमला किया, ट्रंप उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं, आप गलत हैं। आप गलत हैं क्योंकि आप उस राज्य के खिलाफ युद्ध को सही ठहरा रही हैं
जो परमाणु बम रखना चाहता है, जो आपको भी नष्ट कर सकता है। तो वो इन सारे मुद्दों को इसमें शामिल कर लेते हैं और जॉर्जिया मेलोनी से कहते हैं कि अब वो बाहर है, अब वो उनकी सहानुभूति खो चुकी हैं, अब वो फ्रांस को अपने विचारों से बाहर कर चुके हैं। तो अब वो भी बाहर है, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? असल में जैसा मैंने कहा, वो पोप के खिलाफ नहीं हो सकती, उन्हें पोप के पक्ष में रहना होगा क्योंकि वो इटली की प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात, कहानी एक जनमत संग्रह से शुरू होती है जो उस कानूनी ढांचे के बारे में है जिसके तहत इटली चलता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, बस बताऊंगी कि ये न्यायाधीशों की शक्ति के बारे में है। जॉर्जिया मेलोनी एक दक्षिणपंथी न्यायाधीशों की शक्ति के खिलाफ है और इस जनमत संग्रह में वो उस पक्ष में है जो जीतना चाहता है और खुद को न्यायाधीशों की व्यापक शक्तियों के खिलाफ घोषित करती हैं। और फिर क्या होता है? वो हार जाती हैं, वामपंथ जीतता है। तो वामपंथी उस पे बहुत सख्ती से हमला करते हैं और वो सोचने लगती हैं मैंने क्या गलत किया है। इसी बीच ऑर्बन अपनी लड़ाई हार जाते हैं। दक्षिणपंथी जो यूरोप में ऐसा लग रहा था कि किसी भी हाल में बढ़ेगा, खासकर प्रवासियों की समस्या की वजह से, उसने अपना रुख बदल लिया, दिशा बदल ली और वो खुद को ऐसी स्थिति में पाती है जहां वो सोचने लगती हैं शायद मुझे इटली के लोगों के समर्थन में थोड़ा सा वामपंथी रुझान फिर से बढ़ाना होगा। तो ये दोनों चीजें जो गाजा युद्ध के समय से ही थीं, एक साथ आ गई क्योंकि वो ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जो उन्हें नरसंहार, भूखमरी, बच्चों की हत्या और न जाने क्या क्या सुझाव दे रहे थे और उन्होंने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हर समय बस यही कहती रही युद्ध बंद करो, ये मत करो, वो मत करो। हाँ, हम इजराइल के पक्ष में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी हार मान ली और कहा कि मैं समझौता नवीनीकृत नहीं करती। उन्होंने रद्द नहीं कहा, बस नवीनीकरण नहीं करने की बात कही। और यहाँ भी आप जानते हैं भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण है। वो कहती हैं मैं उस समझौते पर हस्ताक्षर का नवीनीकरण नहीं करती जो मेरा ख्याल है 2004 में इटली और इजराइल के बीच रक्षा समझौते के रूप में साइन हुआ था और अब सारी चीजें एक ही खांचे में रख दी गई हैं और यहाँ ट्रंप और इजराइल के साथ उसके संबंध हैं जिन्हें कम से कम आधी इतालवी आबादी बहुत खराब संबंध मानती है और इसलिए जॉर्जिया मेलोनी ने पश्चिम के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर एक नया रास्ता आजमाने की कोशिश की। यही हो रहा है। मुझे नहीं लगता वो उस पे पूरी तरह विश्वास करती थी, पर आप जानती हैं यह एक प्रयोग है ताकि वह जो समर्थन उन्हें लगता है कि थोड़ा सा कम हुआ है उसे फिर से पा सके। तो ये कितना विडंबनापूर्ण है कि वामपंथी, खासकर पश्चिम में कट्टर वामपंथी, आमतौर पर धर्म के पक्ष में नहीं होते हैं ना। तो यहाँ विडंबना ये है कि आप कहेंगी कि इतालवी वामपंथी वे पोप का बचाव करने आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि उन वामपंथियों में से कई वेटिकन को पसंद नहीं करते और खासकर पुराने कैथोलिक तौर तरीकों को भी नहीं पसंद करते, जैसे कि गर्भपात विरोधी, समलैंगिक विरोधी, नारीवाद विरोधी सोच। लेकिन बेशक पोपों के बढ़ते प्रगतिशील रुझान के साथ वे अब ज्यादा समावेशी हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि ठीक है, पोप ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि युद्ध बुरे हैं जैसा कि आपने कहा। मेरा मतलब है पोप हमेशा कहते हैं कि युद्ध बुरे हैं और आप जानती हैं यीशु मसीह युद्ध के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस्लाम से डरना बंद कर देना चाहिए और वो इस मुद्दे पर बोलते हुए मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करने वाले वो पहले पोप नहीं हैं। ये सिर्फ कैथोलिक दुनिया तक सीमित नहीं है और ये फिर आप्रवासन वगैरह वाली बात से जुड़ जाता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बात कही उनमें से एक ये थी कि सच में
आप कहाँ थे जब उन हजारों दसियों हजार ईरानियों को इस्लामी शासन द्वारा मारा जा रहा था? क्या हमने आपको कहते सुना कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिलचस्प। बहुत दिलचस्प। आप उन दसियों हजार ईरानियों को जोड़ सकते हैं जिन्हें मार दिया गया, उन दसियों हजार ईसाइयों के साथ जिन्हें अफ्रीका और अन्य जगहों पर मुसलमानों द्वारा मारा गया है। क्योंकि आप जानते हैं, इस्लामी आतंकवाद के आतंकी हमले हर जगह हैं, ये यूरोप में भी हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिससे चर्च ने निपटने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे परिभाषित करने के लिए एक ही शब्द है, यह डर है। वे इस विशाल नई उपस्थिति की लहर से डरते हैं, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि वे एक दिन उनका धर्मांतरण कर सकते हैं, वे किसी तरह उन्हें ईसाई बना सकते हैं। और फिर देखिए, किसी भी हाल में इस समस्या का सामना केवल पिछले पोप ने किया था, जो फ्रांसिस्कुस से पहले थे, जो पूरी तरह से कार्टून कम्युनिस्ट थे। मैं इटालियन में कहती हूँ कार्टून कम्युनिस्ट फ्रांसिस्कुस, उससे पहले वाले। और उनसे पहले वाले वही हैं जिन्होंने एक समय पर यह तय किया कि वे अब आगे नहीं बढ़ना चाहते। बेनेडिक्टुस ने सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने इस्लाम पर हमला करने की हिम्मत की थी, ये कहते हुए कि वे चीज़ों को हमसे अलग तरीके से देखते हैं। उन्होंने ठीक ठीक यह नहीं कहा कि वे मौत से हम जितना जीवन से प्यार करते हैं उससे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी आलोचना का गहरा मतलब बस इसी जीवन और मृत्यु के बारे में था। और फिर आखिरकार अपने विश्वास के लिए आतंकवाद और हत्या, वे इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी थी। वे स्पष्ट थे, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यही पोप थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, सबसे महान। लेकिन फिर भी देखो, जो आपने सही तरीके से देखा कि पोप के बारे में सभी की सहमति है, यहाँ तक कि उन पक्षों से भी जो आम तौर पर न तो पादरी को, न चर्च को, न ही पोप को पसंद करते हैं, जो पोप से कहीं अधिक प्रगतिशील है। देखिए, पोप से कहीं कहीं अधिक प्रगतिशील है, क्योंकि मेरा मतलब है, हमें नहीं पता कि ये पोपलिंग परिवर्तन या बुजुर्ग होने के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये वो काम नहीं है जिसे वे लोग भी करते हैं जो बस कहते हैं कि ये पोप बिल्कुल सही है। ट्रंप के सामने वो किस बात में सही है? आज मुद्दा ट्रंप है। ट्रंप। तो आज क्या हो रहा है? और ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है इस पर बहुत सोच विचार और परिभाषा की जरूरत है, और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ट्रंप क्यों है। मुझे ये भी लगता है कि ट्रंप उन चुनावों में ज्यादा किस्मत नहीं ला पाए जहां ऑर्बन हार गए। मुझे डर है कि मेलेनी को डर है कि ट्रंप के साथ और ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका के साथ उनका रिश्ता उन्हें अगले साल होने वाले चुनावों में किस्मत नहीं दिलाएगा। तो अब जानती है क्यों? क्योंकि यूरोप को हमेशा अपनी पहचान तय करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। यूरोप क्या है? मेरा मतलब फ्रांस और जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस, या स्पेन और इटली और जर्मनी। ये वे देश हैं जो हजारों सालों से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते आ रहे हैं, और पिछले शताब्दी में भी यही कर रहे थे, ऐसे ही लड़ रहे थे, लाइक गुंडों की तरह। अतीत में पहला विश्व युद्ध भयानक विनाश था, खूनी भी और मूल्यों का भी विनाश था। असल में यही संयुक्त राज्य अमेरिका सामने आता है। यही वो समय है जब यूरोप नीचे चला जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका
एक विश्वव्यापी शक्ति के रूप में उभरता है जो दुनिया को बदल देगा, जो सबसे बड़ी विश्व शक्ति बनेगा। पहले विश्व युद्ध तक ऐसा नहीं था। ये तब होता है जब यूरोप खुद को नष्ट कर देता है। और फिर दूसरा विश्व युद्ध जिसे हम सभी जानते हैं, मूल रूप से एक घिनौना युद्ध जिसमें शोभा हुआ था। अब एक तानाशाह के साथ साथ एक और छोटा तानाशाह मुसोलिनी जो हिटलर के पास था, जो लड़ रहा था लेकिन जीत नहीं पा रहा था। अगर अमेरिका वहां नहीं होता तो कौन जानता है, भले ही चर्चिल एक हीरो थे और अपनी पूरी ताकत के साथ इंग्लैंड को युद्ध में ले आए, लेकिन फिर भी हमें अमेरिका की जरूरत थी। तब से यूरोप ने खुद को नहीं पाया है और अब भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक खुला हिसाब है जिसने हमेशा उसे बचाया है और हमेशा यह दिखाया है कि वे किसी और से ज्यादा ताकतवर हैं। तो किसी भी स्थिति में अमेरिका विरोधी भावना सामने आ जाती है और अमेरिका विरोधी भावना के उभरने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप यहूदियों के इतने करीबी दोस्त हों। वे यहूदी जिन्हें हमेशा यूरोप में सताया गया है, जिन्हें हमेशा किसी भी समय परिभाषित किया गया है। यूरोप ने खुद को अपनी ही समाज बनाने में असमर्थ रहते हुए कत्लेआम और विनाश के समय को टालने के बहाने के रूप में नहीं पाया। ये प्रवृत्ति आजकल अरब दुनिया में दिखती है। वे अपना समय कत्लेआम और यहूदी राज्य की परिभाषा में बिताते हैं। मैं अब शिया के बारे में बात कर रही हूँ, जो अपना खुद का अस्तित्व, अपनी समृद्धि, अपने समाज बनाने में असमर्थ है। तो यूरोप के पास ये दो बिंदु हैं जो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि वे करते हैं, क्योंकि यूरोप खुद को नहीं पहचान पाता। और ये उन्हीं समयों में से एक है। आप जानती हैं, शुरुआत से 7 अक्टूबर से अगर आप जॉर्जिया मेलोनी को देखें तो देखिए, आप उन्हें स्पेन जितना बुरा नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी नहीं भूलूंगी 7 अक्टूबर के कुछ दिनों बाद सांचे सामने खड़े थे। वो गाजा गए और सब कुछ शुरू होने से पहले ही युद्ध विराम के लिए रो रहे थे। वो पहले से ही फिलिस्तीनियों के पक्ष में थे। मुझे लगता है कि वो उन 3 अन्य यूरोपीय देशों के साथ रहे हैं जिन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, जिन्होंने फिलिस्तीनी राज्य के पक्ष में वोट किया है। यूरोप में 4 देश हैं जिन्होंने ये पहले ही कर दिया है, लेकिन यूरोपीय संघ ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मुख्य रूप से इसलिए भी क्योंकि ऑर्बन हमेशा से कई प्रस्तावों पर वीटो लगाने में सक्षम रहे हैं और इस संभावना के दरवाजे बंद कर दिए कि ऐसा हो सके। इसे कभी आधिकारिक रूप से प्रस्तावित नहीं किया गया, क्योंकि यूरोपीय संघ और जॉर्जिया मेलोनी हमेशा कहते रहे, मैं 2 राज्यों, 2 लोगों के पक्ष में हूं, लेकिन जब वो समय आएगा जब फिलिस्तीनी इजराइल राज्य को नष्ट करने के विचार को त्याग देंगे, तो लगभग यही उनकी स्थिति है। जब फिलिस्तीनी इसके लिए तैयार होंगे तो यही रास्ता है। लेकिन इस बीच उनकी युद्ध विराम की मांग बाइडेन के साथ लगातार हर समय मौजूद थी। उनकी घोषणाएं, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? कि इजराइल असंतुलित तरीके से जवाब दे रहा था। आप इसे कैसे कहते हैं? असंतुलित कहने के लिए एक खास शब्द है, ओवर रिस्पॉन्डिंग, अनुपातहीन के लिए, अनुपातहीन। फिर किसी ने उनसे नरसंहार के बारे में पूछा। उन्होंने कभी कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया, कभी नरसंहार शब्द नहीं कहा, लेकिन कभी नरसंहार शब्द का खंडन भी नहीं किया और इसे जनता के बीच फैलने दिया। और अब कई अन्य रुख अपनाए गए हैं। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी
कि उन्होंने कहा, ओ लेकिन आपने इज़राइल को हथियार बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि हमारा संविधान किसी भी ऐसे देश को हथियार बेचने से मना करता है जो युद्ध में है। तो आप जानती हैं इस तरह की कोशिश तो मामले को इतना उलझाना कि कोई समझ ना सके वो क्या कह रही हैं। लेकिन अब जो वो कहती हैं वो साफ हो जाता है जब वो मना कर देती हैं। सिगोनेला के बेस का इस्तेमाल करें जो इटली में अमेरिकी बेस है ईरान पर बमबारी के लिए, उड़ानों के लिए। तो मुझे लगता है आप जानते हैं राजनीति तो राजनीति है और मैं समझ सकती हूँ कि वो महसूस करती हैं कि अहिंसावाद एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग नहीं होता, इसमें सिर्फ दिल होता है। तो लोग शांति चाहते हैं, यूरोप में लोग शांति चाहते हैं। वे यह नहीं समझते कि जिस शांति की वे चाहत रखते हैं वह युद्ध से भी कहीं ज्यादा बुरी है, क्योंकि वह उन लोगों को हथियार देती है जो मारना और मारना और मारना चाहते हैं, और जब वे हमें मार देंगे तो उन्हें भी मारेंगे। उनके पास इसके लिए दिमाग नहीं है। ये अविश्वसनीय है कि कैसे उनकी सोचने समझने की प्रक्रिया खत्म हो गई है, जो उन्हें ये समझने देती थी कि 1 और 1 2 होते हैं। अब वो चली गई है, अब वो वहां नहीं है। अच्छा, आप जानती हैं, आप तो इतनी बड़ी विशेषज्ञ हैं, आपने यहूदी विरोधी भावना पर इतना कुछ लिखा है, और आप और आपके पुराने मार्गदर्शक मित्र, अच्छे मित्र दिवंगत रॉबर्ट विस्ट्रिच, जिन्होंने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। और जैसा कि आप में और उन्होंने कई बार बताया है, जो यहूदियों के साथ शुरू होता है वो यहूदियों पर ख़त्म नहीं होता, और वे समाज जो यहूदी विरोधी भावना को पनपने देते हैं वे पतनशील समाज होते हैं, मरते हुए समाज होते हैं। तो अब वे यूरोपीय देश जिन्हें आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, नेटो आदि के साथ पश्चिमी प्रबुद्ध सहयोगी माना जाता था, वे इसके आगे झुक रहे हैं, खासकर 7 अक्टूबर के बाद। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर एक वर्जना थी, यहूदी विरोधी लोग थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से यहूदियों से नफरत करना उचित नहीं माना जाता था। हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके लिए यहूदी विरोध और मानवाधिकारों के बीच संबंध बनाना मुश्किल था। यही वजह है वे इसे खुलेआम सबके सामने कर सकते थे, बस अपने यहूदी विरोध की घोषणा करते हुए, जैसे ही वे कह सकते थे कि उनका यहूदी विरोध फिलिस्तीनी बच्चों की रक्षा करता है। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ऐसा क्यों? ये बहुत हद तक इसलिए है क्योंकि इस तरह का रास्ता बनाया और पोषित किया गया है, और फिर सबसे पहले कम्युनिस्ट विचारधारा से। यूएसएसआर ही वो था जिसके पास वास्तव में शानदार विचार था। कल्पना कीजिए कि मानव अधिकार, अश्वेत महिलाएं, उनके अधिकार थे जिन्हें पूंजीवाद ने ठेस पहुंचाई थी, जबकि कम्युनिस्ट उनकी रक्षा कर रहे थे। और इसी के इर्द गिर्द उन्होंने तीसरी दुनिया के साथ कई गठबंधन बनाए, जिन्हें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के भीतर स्थानांतरित कर दिया। अब संयुक्त राष्ट्र उन्हीं जैसा बन जाता है और उसी तरह काम करने के तरीके को और मजबूत करता है। 60 के दशक में क्रुश्चेव के साथ, क्रुश्चेव जो इस तरह की संरचना के जीनियस थे, और वहाँ कम्युनिस्ट देशों, सोवियत संघ और तीसरी दुनिया के देशों के बीच संबंध तुरंत ही इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए घातक हो जाता है। ये वही चीज है जिसने सबसे पहले 1975 में ज़ायोनिज्म नस्लवाद है प्रस्ताव को संभव बनाया। ठीक है, मेरे लिए मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस प्रस्ताव के बारे में सुना था
तो मैं सच में समझ नहीं पाई थी कि ये किस बारे में है। ये दोनों शब्द एक साथ कैसे जा सकते हैं? आप जानती हैं, ये समझना वाकई मुश्किल था कि कैसे। और इसका विकास 2001 में डरबन तक पहुंचता है, जहां एंटी रेसिस कॉन्फ्रेंस एंटी सेमेटिक बन जाती है। ये एक लंबा रास्ता है जिस पे यूरोप ने बहुत बार सफर किया है, क्योंकि यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी पहचान को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, मानवाधिकारों के विचार के माध्यम से, जिसे गरीबों, प्रवासियों, तीसरी दुनिया के लोगों के अधिकारों में बदल दिया गया है। और अगेंस्ट पश्चिम के खिलाफ, पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ, यहूदी ईसाई समाज के खिलाफ, बस इतना ही। शायद मैंने इस विचार को बहुत छोटे दायरे में रख दिया है, लेकिन यही है। मुझे नहीं पता मैं स्पष्ट हूं या नहीं। आप स्पष्ट हैं। देखिए, आप जानती हैं मैं भोली हूँ, समझती हूँ। लेकिन ये नेता और मेलेनी तो निश्चित रूप से ये संयुक्त राज्य अमेरिका जा चुके हैं। इनमें से कई लोग इजराइल भी जा चुके हैं। मान लीजिए मानवाधिकार ही आपका धर्म है ना? हाँ, ये बन गया है, ये एक धर्म है मानवाधिकार, ये शब्द, और इसमें शामिल सारी चीजें। तो असल में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका वे समाज हैं जहां किसी भी अन्य जगह से ज्यादा मानवाधिकार हैं। अजनबियों का स्वागत करना, समलैंगिक अधिकार, महिलाओं के अधिकार, जो चाहे नाम ले, आज़ादी, पूरी आज़ादी। कोई समझदार इंसान इसे देखकर कैसे कह सकता है कि असल में ये देश ही बुरे हैं और वे जगहें जहां औरतों को यातना दी जाती है, उन्हें दबाया जाता है, उनसे उनके चेहरे और शरीर ढकवाए जाते हैं, जहां समलैंगिकों को छतों से फेंकते हैं। वे वही सब करते हैं जिनका वे विरोध करते हैं, और वे बहुत नस्लवादी भी हैं। आपने डरबन सम्मेलन का भी जिक्र किया था। ये सबसे बड़ी पाखंडता है कि दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका बहुत ही नस्लवादी जगहें हैं। वे त्वचा के रंग की परवाह गोरों से भी ज्यादा करते हैं। और मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि आप इसे देख सकते हैं। आप इसे इजराइल, अमेरिका और यूरोप में देख सकते हैं, और फिर भी इसे नकार सकते हैं, इससे अनजान रह सकते हैं, और फिर भी इस्लामोफैसिस्टों का पक्ष ले सकते हैं, किसी तरह उन्हें ही पीड़ित मान सकते हैं। देखिए, लेकिन ये विचारों का युद्ध है, आप जानती हैं। सबसे पहले मैं जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ी एक बात कहना चाहती हूँ। मेलोनी वैसी नहीं है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी एक दक्षिणपंथी व्यक्ति हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो सिर्फ उसी रास्ते पर नहीं जा रही हैं, उनका रास्ता अलग है। वो कहती हैं, मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, मैं परिवार के पक्ष में हूँ। तो वो एक अलग रास्ते पर चलती हैं। फिर राजनीति में वो समय आता है जब समझना पड़ता है कि आपकी बताई राजनीति उनसे अधिक शक्तिशाली है, और ये आव्रजन के मुद्दे को बुरी तरह प्रभावित करता है, क्योंकि इस पर वो बहादुर रही हैं। मेरा मतलब है, उन्होंने अप्रवास को रोकने की कोशिश की थी। क्या वो सफल हुई? नहीं, वो सफल नहीं हुई। आव्रजन रोकना कठिन है, क्योंकि अरबों लोग यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं। आप जानती हैं कि यूरोपीय देशों की कई राजधानी शहरों में मोहम्मद नवजात शिशुओं को दिया जाने वाला पहला नाम है। तो इटली में अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में इसे नियंत्रित किया गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसे रोका गया है, लेकिन इसे ज्यादा नियंत्रित किया गया है। वहाँ की घेराबंदी उतनी दमगोटू नहीं है जितनी कहीं और है। वो वहाँ है, और मैं आपको कई घटनाएं बता सकती हूँ जो इसे साबित करती हैं, और साथ ही इससे जुड़ा बहुत सा अपराध भी है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी इस बारे में अच्छी रही हैं, यहाँ तक कि बहादुर भी रही हैं। वो अलग है, और साथ ही मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे इतालवी दक्षिण पंथ के साथ मिलकर यहूदी विरोध के लिए पछतावा जताया है।
मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने कभी जवानी में उन्हें एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो यहूदी विरोधी आंदोलनों से जुड़ी थी। तो शायद कहीं ना कहीं उनके हिस्से में, उनके आंदोलनों में इसकी गूंज है, और कभी-कभी वो खुद भी ऐसा महसूस करती हैं, लेकिन असल में वो अच्छी थी। मुझे याद है कि इटली की संसद में कार्यकाल के दौरान मैंने यहूदी विरोध के खिलाफ आयोग बनाया था। जब वो युवा मामलों की मंत्री थी, मैंने उनकी बात सुनी थी और मैं उन्हें रोजाना जानती हूँ। मैंने उन्हें संसद में हमेशा देखा है। वो एक अच्छी विद्वान है। मेरा मतलब है उन्हें बहुत कुछ पता है। वो हमेशा पढ़ाई करती रहती हैं। वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, जो कि एक इतालवी संसद सदस्य के लिए अविश्वसनीय सी बात है। ये दुर्लभ बात है। उम्मीद है अब बदल रहा है। मेरे समय में ये बहुत बुरा था। लेकिन जब मैंने उन्हें यहूदी विरोधिता के बारे में बोलते हुए सुना, तो उनका विवरण और उनका अध्ययन वाकई बहुत ठोस था, जैसा कि आप कहते हैं। मुझे याद है कि मैं संतुष्ट थी और मैंने सोचा, ओह देखो, ये ऐसा नहीं था सच जैसा आज आप देखते हैं। उस तरह की यहूदी विरोधिता की सुनामी नहीं थी। यहूदी विरोधिता थी, लेकिन फिर उसने इसे बिना किसी दया के, सीधे इसे जायज ठहराए बिना और इससे लड़ने की इच्छा के साथ बयान किया। तो मुझे कहना होगा कि वो वैसी नहीं है। अब जिस तरह की मानसिकता का आप वर्णन कर रही हैं, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि दो विचार हैं जो आपस में टकराते हैं, ठीक है, इस मानसिकता के साथ। और यही कारण है कि वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उदाहरण के लिए, कि इज़राइल इतना उदारवादी देश है। क्यों? क्योंकि इज़राइल एक राष्ट्र है और खुद को एक राष्ट्र की तरह महसूस करता है। राष्ट्रीयता की अवधारणा उन सभी विवरणों से टकराती है जो आपने अभी बताए। मुझे लगता है अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, उदाहरण के लिए यूरोप में अगर आप पूरी तरह अपने नहीं हैं, इटालियन हैं, लेकिन यूरोप को चाहते हैं और उसके पक्ष में रहना चाहिए, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जब आप कहें कि मैं यूरोप की जड़ों की आलोचना कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खेल से बाहर हैं, क्योंकि आपने फिर से अपनी राष्ट्रवादी भावना को आगे रखा, और राष्ट्रवाद और फासीवाद को हमेशा एक साथ रखा जाता है। यही पहली बात है। दूसरी बात, और शायद आपको इसे सबसे आगे रखना चाहिए, वो है युद्ध। क्या आप युद्ध कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आप अपनी जान बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं? ये मेरे लिए काफी नहीं है। अपनी जान बचानी है तो किसी और को बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप बस शांति स्थापित करें, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बच्चों के हत्यारे हैं, वरना आप नरसंहार चाहते हैं। वे युद्ध और राष्ट्र की अवधारणा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस पल वे चर्चा के लिए सामने आएंगे, पूरे यूरोप में जबरदस्त भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो वहां सिर्फ स्पेनिश ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश, फ्रेंच, सब लोग खड़े होते हैं। और आप जानती है, ये लेबनान का पूरा मुद्दा, क्या उनके लिए इसे समझना इतना मुश्किल है? 60,000 इजरायली लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया है, क्योंकि हिजबुल्ला पिछले 30 सालों से रोज रोज उन्हें सताता आ रहा है। क्या उनके लिए ये समझना इतना मुश्किल है कि इजराइल के उत्तर को आजाद कराना जरूरी है? हाँ, ये है। ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक अरब देश है, इसलिए ये एक गरीब देश है, इसलिए इसे सुरक्षा की जरूरत है, और मैक्रो इसमें सबसे आगे है। तो मुझे लगता है कि इजराइल ने बहुत अच्छा किया कि उसने मैक्रो को बातचीत में शामिल नहीं किया। बातचीत में, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, इजराइल को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। आपने मेलोनी को लेकर अच्छा पॉइंट उठाया। वो राजनीतिक रूप से कंजर्वेटिव हैं। 1 साल में चुनाव हैं। उन्होंने विक्टर ऑर्बान के साथ क्या हुआ देखा है। वो अपने देश की राजनीतिक हवा की दिशा भी देख रही हैं, जैसा कोई राजनेता करता है। लेकिन फिर ये आपको 2 में से एक बात बताता है। या तो वो खुद उस बात पर विश्वास नहीं करती जो वो कह रही हैं,
और सिर्फ फिर से चुने जाने के लिए ऐसा कर रही हैं, या फिर वो सच में उस पर विश्वास करती हैं? और इसका मतलब मेरे लिए ये है कि अगर ये सच है कि फिर से चुने जाने का एकमात्र तरीका है कि वो गलत राजनीति करें, तो ये आपको इटली के बारे में, पूरे इटली के बारे में कुछ बताता है। अगर यही तरीका है, अगर फिर से चुने जाने के लिए उन्हें यही नीतियां अपनानी पड़ती हैं, तो या तो वो अपनी ही विचारधारा से मुंह मोड़ रही हैं या फिर बस हार मान रही हैं। और फिर आप जो कह रहे हैं वो ये है कि फिर एक तरह से इटली खत्म हो गया। उस मायने में खत्म होने का मतलब हार मान लेना, या जैसा आपने कहा अपने राष्ट्रीय चरित्र को छोड़ देना, जो कि यूरोप के लिए बहुत अजीब है वैसे भी, क्योंकि हर देश की अपनी अलग भाषा है, अलग खाना है, अलग संस्कृति है। ये बहुत मज़ेदार है। सिर्फ भाषा के कारण ही वे पूरी तरह अलग हैं, है ना? बिल्कुल, पूरी तरह से अलग। ये पूरी तरह अलग है। यूरोप का बनना और आकार लेना बहुत मुश्किल है, ठीक उन्हीं वजहों से जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं। वे ना सिर्फ अलग हैं, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, चाहे कुछ भी कहें। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अगर आप सुने कि कोई ब्रिटिश व्यक्ति किसी फ्रांसीसी के बारे में क्या कहेगा, आप समझ जाएंगे। मुझे याद है जब मैं उस चर्च में गई थी जहां नेपोलियन का अंगूठा रखा है, क्योंकि मैं उसे देखना चाहती थी। मैंने अंग्रेजी में पूछा, क्या मैं सही जगह जा रही हूँ? उस आदमी ने मुझे देखा और फिर उसने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे ये सवाल अंग्रेजी में पूछोगी तो मैं तुम्हें कभी जवाब नहीं दूंगा। मुझे सवाल फ्रेंच में पूछना पड़ा, वरना वो जवाब नहीं देता। तो ये रही बात। खैर, लेकिन मैं बस, आप जानती हैं, उन बातों में से एक जिस पर मैं अंत करना चाहूंगी वो ये है, ट्रंप अपनी पूरी अशिष्टता के साथ वाकई बहुत अशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो वो हैं वो जैसे दिखते हैं, और लोग कहते हैं कि वो पागल हैं, लेकिन असल में वो हमेशा से बहुत स्पष्ट रहे हैं कि वो किस ओर खड़े हैं। अच्छे लोगों के बारे में, बुरे लोगों के बारे में उनकी राय क्या है। और मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि वो बस आकर साफ साफ कह देते हैं। वो मेलोनी के बहुत करीब थे, उन्हें वो वाकई पसंद थी, और अब वो कहते हैं नहीं, तुम कमज़ोर हो और तुम गलत हो। बस इतना ही। अब तुम वैसे नहीं रहे तो अब हम दोस्त नहीं रहे। अब देखो, मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी जो तुम्हारी बातों में फर्क लाती है, क्योंकि तुम कहानी के मुख्य मुद्दे पर पूरी तरह सही हो। ट्रंप बस यही कर रहे हैं, वो ईरान के खिलाफ सही जंग छेड़ रहे हैं, और ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ईरानियों ने सड़कों पर 50,000 लोगों को मार डाला, उनके चेहरे पर गोली चलाई। ये सबसे पहली बात है। और उन्होंने ये 1979 से देखा है, जब से कई क्रांतियां हुई हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल रहे हैं। और साथ ही क्योंकि उन्होंने सुना है कि ईरानी अपनी ताकत आतंकवाद पर आधारित करते हैं, पूरी दुनिया में लोगों को मारते हैं। प्रॉक्सी जैसे कि चित्सबुल्ला, जो दक्षिण अमेरिका में भारी मात्रा में ड्रग्स से होकर आए हैं। और सबसे बढ़कर इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी देना, जबकि इसी दौरान बम बनाने की धमकी में हमेशा पूरे पश्चिम के लिए भी खतरा शामिल रहा है, पूरे पश्चिमी देशों के लिए। ये तो स्पष्ट है, मेरा मतलब है जिसके सिर में थोड़ा भी दिमाग है। इसमें आप सही हैं। ऐसे दुश्मन के खिलाफ युद्ध को इतना कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? ये वही बात है जो मैं कहती हूँ, आज जो भी बौद्धिक चर्चा होनी चाहिए उसका पूरी तरह से इनकार किया जा रहा है। आपका एक ऐसा दुश्मन है जो बुराई का सार है, आपको इसे पहचानना ही होगा। तो ये पहली बात है और इसमें आप सही हैं। फिर आते हैं ट्रंप। ठीक है, ट्रंप कहते हैं कि आप यूरोपीय लोग घृणित हैं क्योंकि आप अपनी खुद की रक्षा में पैसा नहीं लगाना चाहते। ठीक है। पोप कहते हैं कि मैं एक उपनिवेशवादी योद्धा हूं, और मैं उपनिवेशवादी योद्धा नहीं हूं, मैं तो बस एक युद्ध लड़ रहा हूं। लेकिन कृपया, आप इस बारे में नहीं समझते। आप यह उपनिवेशवादी शब्द क्यों कहते हैं? इसका मतलब क्या है? और फिर
ट्रम्प हमेशा घृणा और तिरस्कार भरा चेहरा बनाते हैं। तो आप जानते हैं उन्होंने ही ये स्थिति बनाई। मैं यहाँ को जोड़ना चाहूंगी। मुझे अफसोस है कि यूरोपीय लोग इस विवरण में नेतन्याहू को ट्रम्प के साथ जोड़ते हैं। आप जानती हैं ट्रम्प और नेतन्याहू, नेतन्याहू और ट्रम्प, ट्रम्प और दोनों के व्यवहार में कुछ भी समानता नहीं है, कुछ भी समान नहीं है। नेतन्याहू एक सज्जन व्यक्ति हैं, जिस तरह से वो गंभीरता से भरे हुए हैं नेतन्याहू, लेकिन ये और भी ज्यादा बताता है। देखिए, क्योंकि ये तथ्य कि उन्हें एक साथ रखा गया है ये दिखाता है, यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी आशिष्ट नहीं है, जिसमें गंभीरता है, जो खुद को एक से अधिक भाषा में समझा सकता है, जो वाक्पटु और स्पष्ट ढंग से बोलने वाला है, जिस तरह ट्रम्प नहीं है और ट्वीट्स नहीं करते, ये उनकी नज़र में फायदेमंद नहीं है। यही मेरा मतलब है। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रम्प का व्यवहार है। नहीं, लेकिन आप जानती है नेतन्याहू के साथ एक और मुद्दा आता है, जो है हमेशा मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, वो यहूदी है। तो यहाँ एक और मुद्दा सामने आता है, और आप जानती हैं आपके यहूदी विरोधी भावना से जुड़े सवाल बिल्कुल वास्तविक हैं, क्योंकि आज जिस तरह की यहूदी विरोधी भावना का हम सामना कर रहे हैं, उसके सामने हमें सच में बैठकर सिर खुजाकर और कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद उसके बाद हमने बहुत रोया, सिर खुजाया और लड़ना शुरू किया। अब इन यहूदी विरोधी भावनाओं के सामने हम अब भी रो रहे हैं, सिर खुजा रहे हैं और लड़ने का तरीका नहीं मिल रहा। तो मेरा मतलब है अब समय आ गया है कि हम ऐसा करना शुरू करें। तो इस महत्वपूर्ण बात के साथ हम इसे यहीं समाप्त कर रहे हैं, और मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप jns.org में फियामा के कई दैनिक लेख जरूर पढ़ें। वो सबसे अधिक लिखने वाली लेखिकाओं में से एक हैं, खासकर जेएनएस में, और हमेशा ज्ञानवर्धक भी। और आपसे बात करना हमेशा सुखद होता है। लेकिन अगली बार तक Stay with me. Thank you so much.